हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर इस टॉपिक के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 1988 से लेके अभी तक जितने भी पूछे गए होंगे। तो जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ उससे रिलेटेड थ्योरी भी हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जंप करेंगे। आप डाउट पूछ सकते हो लेकिन टाइम स्टैम्प के साथ, मतलब टाइम बता के डाउट पूछोगे और वो टाइम अगर ब्लू कलर में आएगा आपके कमेंट करने के बाद, तभी मैं डाउट का रिप्लाई कर पाऊँगा। तो नेविगेट करना आसान हो जाता है इसलिए। और ट्राई करना इसको लेक्चर को कंप्लीट करने में, एक सिटिंग में ही कंप्लीट करने में ट्राई करना, क्योंकि यूजुअली ये लेक्चर थोड़े बोरिंग लगेंगे बाद में, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स का किसी को आदत नहीं होता इसलिए। लेकिन आदत करना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। कमेंट और शेयर करना ताकि वीडियो को प्रमोशन मिले, और कमेंट से एक और फ़ायदा होगा, एक मुझे वैल्यूबल फीडबैक मिल जाएगा जिससे मैं फ्यूचर वीडियोस को और अच्छा बना सकूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ उसी डेट को अपलोड होगा जिस डेट को ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी रिवीजन से। सबसे पहले टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल के अपने मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक डायपोल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और उसी मैग्नेटिक डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस म्यू डॉट बी, ठीक है ना। म्यू को एम बी बोलते हैं किसी किसी बुक में, है ना। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो माइनस म्यू बी कॉस से, जहाँ पे थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल में डायपोल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम उन पोजीशन को बोला जाएगा जहाँ पे, उस पोजीशन को बोला जाता है जहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम हो। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आपको पता चल जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब कॉस थीटा 1 होगी, और कॉस थीटा 1 कब होती है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, ठीक है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब कॉस थीटा -1 होगी, और कॉस थीटा -1 कब होगी, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मतलब म्यू और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री में तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब टॉर्क जो होगा, इसको अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन को देखोगे, तो टॉर्क जो होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो मतलब इनिशियली अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, तो अल्टीमेटली टॉर्क जो होगा इसको घुमा के ऐसा कर देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते अल्टीमेटली इसके पैरेलल कर देगा, ठीक है। ओके, अब अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में आते हैं। तो सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जिस एक्सिस को रोटेट करता है, वो एक्सिस अर्थ को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको एक पॉइंट को जोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक पॉइंट को जोग्राफिकल साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, वो अर्थ को जहाँ पे, मतलब जिस पॉइंट से अर्थ में एंटर कर रहा है, जिस पॉइंट से लीव कर रहा है, ऐसा कुछ एज्यूम करे, तो उस पॉइंट को हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जोग्राफिकल नॉर्थ से थोड़ा का एंगल पे होता है सिचुएटेड, जैसे अभी 11.3 डिग्री है, कुछ हज़ार सालों में ये एंगल चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप इतना एंगल मान सकते हो ना। तो जोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल है, ठीक है। ओके, अब ये जो जोग्राफिक नॉर्थ है, जोग्राफिक साउथ है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है इक्वेटर में, इसका नाम रखा गया है जोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। इस प्लेन का सर्कल जो दिख रहा है ना, ये वाला सर्कल है ना, वैसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इस लाइन के परपेंडिकुलर जो सेंटर से प्लेन पास हो रहा है, सेंटर से प्लेन पास हो रहा है, इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये सरकमफ्रेंस, वैसे ये सरकमफ्रेंस क्या है, ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। ओके, अब अर्थ मैग्नेटिज्म के 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन से किसी पॉइंट पे हम लोग अर्थ का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो पता कर सकते हैं। वो 3 इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो एक को बोलते हैं डेक्लिनेशन, दूसरे को बोलते हैं इंक्लिनेशन या डिप, और तीसरे को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो तीनों को एक एक करके समझते हैं। तब इसके लिए आपको 3 डायमेंशन में इमेजिन करना इंपॉर्टेंट है। अब ये तो थ्योरी का रिवीजन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, लेकिन आपको पॉज करके अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी का रिवीजन है, तो रिवीजन में मैं हर चीज़ नहीं बता सकता, है ना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आपके टेबल, जिस टेबल पे पढ़ाई करो उस टेबल के पैरेलल, ठीक है। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन होगा, उसके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लिनेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन, है ना। तो अगर इसको देखो 3 डायमेंशन में यहाँ पे डायग्राम दिया गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्लिनेशन, ठीक है। अब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे 3 डायमेंशन में देखें तो इस तरफ है, देखो बी मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी आपके टेबल के पैरेलल ये कंपोनेंट है, और टेबल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा है, ठीक है ना।
ओके, तो टेबल के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो और नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ के बीच का जो एंगल है उसको डिक्लिनेशन, ठीक है ना, और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे है आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, डिप, ठीक है। ओके, और इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बेसिक ज्योमेट्री से, बेसिक ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से आप ये वाला चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आप अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो कॉस आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट लोगे जैसे ऑलरेडी बोला है तो साइन आ जाएगा ना, ये एंगल आई है तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कॉस, वर्टिकल हो जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट साइन, ठीक है। तो tan आई आप निकाल सकते हो, जो भी है ये बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये रूल्स यहाँ पे ये एक फॉर्मूलाज आ गए, ठीक है। अब मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी वैक्यूम में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मान लो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रीजन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, मतलब उसमें डायपोल मोमेंट जितना भी इंड्यूस होगा, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। ओके, अब किसी भी मटेरियल में इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो रहता है, ठीक है, ऐसा मान लो अभी के लिए। तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो हमेशा, मतलब उसको कोई मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू आप समझ लो जीरो रहता है, ठीक है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे तो म्यू जीरो नहीं रहता है, ठीक है ना, ऐसा समझ लो अभी के लिए। इसका एक क्या बोलेंगे, मतलब जब हम लोग वो डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट, है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्कस करेंगे तब ये गलत हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन अभी के लिए मान लो ये चीज़ ऐसे ही समझा सकते हैं, इस तरीके से समझाने का, ठीक है। अभी ऐसे नीचे आगे बढ़ेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इसको डिफाइन किया, मैग्नेटाइजेशन क्या है, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे एक डायग्राम होगा उससे मैं समझाना चाहूँगा। हाँ, तो जैसे आप कोई सब्सटेंस लोगे ना, तो अभी वैसे तो ये डोमेन्स के लिए है लेकिन अभी के लिए आप मान लो ये फेरोमैग्नेटिज्म को भूल जाओ, तो कोई भी सब्सटेंस लोगे तो उसके डायपोज जो है, मैग्नेटिक डायपोज जो है रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस सब्सटेंस को अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डायपोज को अपने डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा, टॉर्क जो म्यू क्रॉस भी था उसके कारण, ठीक है ना। तो इसके कारण ये अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मोर और लेस उसी डायरेक्शन में। तो अब देखोगे तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन सब एरोस का वेक्टर सम करते तो जीरो आता है, यहाँ पे करोगे तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे और डायपोल्स अलाइन होने के कारण सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं है, पहले जीरो था अब जीरो नहीं है, ठीक है, ऐसा समझ लो, है ना। ओके, तो नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, बस। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें दोनों कंट्रीब्यूशन होगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जो था, मतलब जब कोई सब्सटेंस वहाँ पे नहीं रखे थे तो पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ पे वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो, प्लस सब्सटेंस में जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है, जो डायपोल्स अलाइन हुए उस डायपोल का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस प्लस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो पहले से जो था प्लस चेंजेस के कारण जो मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो, उन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट टाइम्स एच, और एच का नाम रखें मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। तो याद रखना ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिनल मतलब जो वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड था, और एच इनके बीच में एक फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है ना। तो जब भी मैं एच बोलूँगा तो उसको ओरिजिनल भी आप मान सकते हो, भले दोनों के बीच में एक फैक्टर का फ़र्क है, ठीक है। ओके, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस खाली याद रखना, कहीं कहीं एच बोलेंगे तो समझ लेना आप ऐसा नंबर का बात हो रहा है जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। अब म्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे तो इतना आ गया, ठीक है ना। अब जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू एच होता है, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ज़्यादा डायपोल्स अलाइन होंगे, उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, समझ लो डायपोल इंड्यूस होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होगा, ठीक है। खाली इंड्यूस नहीं बोलेंगे, अलाइन हो गए सब के कारण जो नेट डायपोल मोमेंट है वो है ये। तो बेसिकली मतलब क्या है, मैग्नेटाइजेशन जो होगा प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, ठीक है। तो एम को हम लोग एक्स इंटू एच लिख सकते हैं। अब इस सबको कॉमन उमन लेके ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस एक्स को हम लोग बोलते हैं, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। एक्स मतलब एक्चुअली में एक्स नहीं है ये, ग्रीक सिंबल जो होता है इसको क्या बोलते हैं मेरे को नाम नहीं पता, अब मैं तो एक्स बोलता हूँ, आप भी एक्स बोल सकते हो अभी के लिए, ठीक है ना। इसका तो कोई एग्जाम में नहीं आएगा ना कि सिंबल का नाम क्या है, ठीक है, वैसे बुक में लिखा होगा।
तो मैं इसको एक्स बोलता हूँ। इसका मतलब इसको ये क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका ग्रीक में क्या नाम होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, अब वन प्लस एक्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। खाली नाम करण हो रहा है तो ये कुछ हार्ड नहीं है, ये एक डेफिनेशन था, याद रखो, ठीक है। और ये जो था आपका कि एम जो है प्रोपोर्शनल टू एच है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका नाम है मैग्नेटिक सब्सिट्यूटिविटी, ठीक है ना। और वन प्लस एक्स का नाम रखा गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर, ठीक है। और म्यू आर, ये तो म्यू आर हो गया, और म्यू आर इंटू म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ओके ओके, अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो सब्सटेंस होते हैं डायमैग्नेटिक जिसमें एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक्स की वैल्यू 0 से लेके कोई पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर के बीच में, मतलब स्मॉल पॉजिटिव नंबर रहेगा एक्स का वैल्यू तो पैरामैग्नेटिक होगा, स्मॉल मैग्नेटिक नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं एस डाया, पैरा और फेरो। और यहाँ पे बता दिया गया है ना, स्मॉल नेगेटिव नंबर मतलब डाया, स्मॉल पॉजिटिव नंबर मतलब पैरा, और वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर मतलब फेरो, ठीक है। ओके, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर वैक्यूम में या किसी जगह में मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनली ऐसा है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत सभी फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि लाइंस बहुत पास में है ना। पैरामैग्नेटिक के में भी बहुत सारे फील्ड जो है, जो पहले पहले याद रखें यूनिफॉर्म था, अभी बहुत सारे लाइंस पैरा के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जा रहे जितना फेरो के थ्रू जा रहे थे। फेरो के केस में तो पूरा का पूरा लाइन फेरो के थ्रू चल जाएगा, आसपास कहीं नहीं रहेगा बचा हुआ, ठीक है ना। पैरा केस में कुछ बाहर से भी जाएगा, कुछ अंदर से भी जाएगा। और डाया में उल्टा कम हो जाएगा, मतलब डाया में इस रीजन में पहले जितना मैग्नेटिक फील्ड पास होता था, 3-4 लाइन पास हो रहा था, अब सिर्फ एक पास हो रहा है, ठीक है। मतलब अधिकतर लाइंस जो होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर से पास होगा और अंदर से कम होगा, ठीक है ना। तो फेरो केस में ऑलमोस्ट सभी लाइंस सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाएंगे। पैरा केस में पहले से ज़्यादा लाइंस पास होंगे, फिर डाया के केस में पहले से भी कम लाइंस, पहले मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में कम लाइंस यहाँ पे पास होंगे, वैक्यूम के केस में ज़्यादा लाइन यहाँ पे पास होंगे, और वैक्यूम के केस में बहुत ज़्यादा लाइंस, सबके सब लाइन यहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब डायमैग्नेटिक्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है उतना, मतलब लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, ठीक है, फिर टाइम भी लगेगा। खाली आपको याद रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये हर एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं मतलब बोलना क्या चाहता हूँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसका एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ोगे तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हर एक ऑब्जेक्ट में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पैरामैग्नेटिक बोल रहे हैं, मतलब वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पे डायमैग्नेटिक का इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। वैसे वहाँ पे डायमैग्नेटिक का इफेक्ट इतना कम है कि वो फेरो ऐसा बिहेव करे, ठीक है ना। और जिस सब्सटेंस में ये दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको डायमैग्नेटिक ही दिखेगा। मतलब हर चीज़ में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जहाँ पे रहेगा तो वो इसको डॉर्फ कर जाएगा डायमैग्नेटिक को, जहाँ फेरो रहेगा वो भी इसको डॉर्फ कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बेसिकली जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक्स, जिस सब्सटेंस में फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा वहाँ पे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके पास, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको ओवरवेलम करके बहुत ज़्यादा उससे बड़ा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही प्रॉपर्टी हमें दिख रहा है, ठीक है। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल भी याद रख लेना, ये सब मुझे याद नहीं रहता है इसलिए यहाँ पे आपको मतलब लिखा दिया है, यहाँ पे एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया, बिस्मथ, कॉपर, लेड, ये सब पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया होगा तो आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्यूरियस लॉ की बात करते हैं, तो क्यूरियस लॉ क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सिट्यूटिविटी, शायद इसको ची बोलते हैं, CHI, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अभी याद आ रहा है तो शायद ची बोलते हैं ना, लेकिन वो मैं इसका श्योर नहीं हूँ, ठीक है। एनी केस, तो ये वाली चीज़ जो है मैग्नेटिक सब्सिटिबिलिटी जो होता है पैरामेट्रिक सब्सटेंस का, वो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले डायरेक्टली क्या बोला जा रहा है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एसेंस भी बनाता है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डिसअलाइनमेंट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा, है ना। रैंडमनेस बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटाइजेशन कम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपका मैग्नेटाइजेशन जो होता है एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ची के मतलब इसके मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक सब्सिटिबिलिटी जो होता है वो उतना ज़्यादा होता है कि सब्सटेंस के लिए जिसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा फॉर ए गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। तो एक्स ज़्यादा होगा मतलब मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है, मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है मतलब अलाइनमेंट ज़्यादा है, अलाइनमेंट ज़्यादा है मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, और टी की वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस में लेना, इसको केल्विन में लेना, ठीक है। सी एक कॉन्स्टेंट, इसको क्यूरीज कॉन्स्टेंट बोलते हो, म्यू नॉट तो आपको पता ही है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर की बात करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग डोमेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली याद रखना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन इससे दिखा पाता है क्योंकि उसमें डोमेन लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, बस ये याद रखो।
अब फेरोमेटिक सब्सटेंस जो होता है वो पैरामेटिक जैसा बिहेव करेंगे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो मैनिटेशन घटते जाएगा, और फेरो में बहुत ज़्यादा मैनिटेशन होता है, पैरा में कम होता है। तो अगर टेम्परेचर आप एक क्रिटिकल टेम्परेचर से, जिसको क्यूरियस टेम्परेचर बोलते हैं TC, उससे ज़्यादा कर दोगे तो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर कन्वर्ट हो जाएगा पैरा में, है ना, मतलब मैनिटेशन घटते घटते पैरा के जैसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक बार आपका टेम्परेचर बढ़ा है TC से, है ना, यानी वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा ऐसा बिहेव कर रहा है, तो पैरामेटिक सब्सटेंस के लिए ये वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे, है ना, ठीक है। तो मतलब जितना भी फार्मूलाज है हमें ये एक्स के लिए, मतलब एक्स बोलते ची के लिए, या मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी के लिए जितने फार्मूलाज है वो सब के सब सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए वैलिड है। अब ये फार्मूला भी मत सोचना कि फेरो के लिए वैलिड है, फेरो का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, TC से ज़्यादा हो गया है, ताकि वो पैरा जैसा बिहेव कर रहा, तब ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। देखो T ग्रेटर देन TC होना चाहिए, T ग्रेटर देन TC, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ये फार्मूला तो डायरेक्टली बोला ही गया है, ये पैरा के लिए वैलिड है, ठीक है, एनी केस। ओके, अब हिस्टेरिसिस कर्व की बात करते हैं। तो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, वो सुन के अजीब लगेगा लेकिन सुन लो, वो अभी जितना मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। मतलब अभी तक, आज से पहले वो कितने कितने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में उसको एक्सपोज किया गया, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये सुनने में जितना भी डिफिकल्ट लगे वो उतना डिफिकल्ट है ना, आपको खाली एक ग्राफ याद रखना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला गया है, सपोज कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो इस पॉइंट पे, जब पॉइंट है अभी पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो जब पैदा होगा तब वो यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा, मतलब कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो है, ठीक है। ओके, अब जैसे जैसे मैग्नेटाइजेशन फील्ड को आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप बढ़ाते जाओगे तो जो सब्सटेंस होगा उसमें, ये डायपोल्स या बोलेंगे वो, ये फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, डोमेन्स, है ना, डोमेन्स अलाइन होंगे, और डोमेन्स के अलाइनमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, जो भी है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बढ़ते जाएगा, है ना। तो पहले दोनों जीरो थे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था, ठीक है। जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाते गए मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता गया, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, दोनों बढ़ रहा है अभी, है ना। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सैचुरेट हो जा रहा है, मतलब सैचुरेट हो रहा है, देखो ये ग्राफ पैरेलल हो गया है ना, पैरेलल हो गया, मतलब जितना भी आज को बढ़ा दो ये आगे नहीं बढ़ने वाला है, ऐसा ही रहेगा, मतलब हाइट इसका नहीं बढ़ने वाला, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कितना ही बढ़ा देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। अब कारण समझ सकते हो, जितने भी डोमेन्स थे अगर सबके सब अलाइन हो चुके हैं, तो आप अब एक्स्ट्रा और भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, और तो कोई अलाइनमेंट होगा ना, जितना मैग्नेट अलाइनमेंट होना तो सब हो चुका है, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा रहा तो ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो ये अलाइन हो जाएगा, लेकिन अगर ये भी अलाइन हो गया है जब, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जितना ही बढ़ा दो और तो अलाइनमेंट नहीं बढ़ेगा, और अलाइनमेंट नहीं बढ़ेगा मतलब, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट के बाद जितना अलाइनमेंट होना था वो हो जाएगा, सेचुरेशन हो गया है तो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा चाहे आप एच को कितना भी बढ़ा दो, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या करो, आप एक्सपेरिमेंट में एच को घटाओ, एच को घटाओगे तो देखो ग्राफ पहले इस पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे गया, यहाँ से यहाँ, है ना, फिर आप एच को घटाओगे तो ग्राफ ऐसे वापस नहीं जाएगा, ऐसे वापस जाएगा, ठीक है। तो एच को घटाते 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 आप जीरो भी कर दोगे तब भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कर जाएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिमेनिंग फील्ड को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं मिटाऊँ ये सबको, तो ये वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, है ना। मतलब अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर देंगे तब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कुछ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रिमेन रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी, ठीक है। अब अगर उसको भी जीरो करना है तो आपको उल्टे डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना होगा, मतलब एच को नेगेटिव करना होगा बेसिकली। पहले एच अगर लेफ्ट से राइट था तो फिर राइट से लेफ्ट करो, है ना, क्योंकि सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह गया तो उसको आप उल्टा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा के जीरो कर सकते हो। तो उल्टे डायरेक्शन में जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़े, है ना, मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोएर्सिटिविटी, ठीक है। तो ये लेंथ मतलब बेसिकली वाई एक्सिस में जो कट हो रहा है उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेमनेंस, और एक्स में जहाँ पे कट हो रहा है इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग कोएर्सिटिविटी, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली आप जब सब्सटेंस पैदा हुआ है, पैदा सुन के बहुत अजीब लग रहा है लेकिन सब्सटेंस आज तक किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज नहीं हुआ है, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको जब एक्सपोज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, उसके बाद लेकिन वो ऐसा बिहेवियर दिखाएगा, ऐसा बिहेवियर दिखाएगा, फिर ऐसा बिहेवियर दिखाएगा, और उसके बाद ये वाला चीज़ रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो वही हम लोग बोल रहे थे कि डिपेंड करेगा वो सब्सटेंस को
आज तक में कितने कितने मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज किया गया ना, हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा। तो अभी जो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सिर्फ अभी वाले मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रीवियस हिस्ट्री पे भी या हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। बस तो उतना हाई फाई वर्ड जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाली याद रखना इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, इस चीज़ को कोएर्सिटिविटी, ठीक है, बी वर्सेस एच वाले ग्राफ में। एच याद रखना बेसिकली जो इन द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, उसी को एच बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, अब स्टील दो मतलब केसेस आपको याद रखना है। एक तो स्टील के लिए हिस्टेरेसिस कर्व ऐसा होता है, ब्रॉड होता है थोड़ा, और सॉफ्ट आयरन के लिए ये पतला ऐसा होता है, ठीक है ना। अब ऐसा इसलिए क्योंकि स्टील को यूज़ करके हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट बेसिकली मतलब ये कि भले एच ज़ीरो हो तो एच को ज़ीरो कर भी देंगे तब भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रिमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप चाहोगे कि परमानेंट मैग्नेट में ये चीज़ हाई रहे, तो यू वांट दिस टू बी हाई इन परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट के लिए आप, क्योंकि परमानेंट का मतलब ही यही है कि वो मैग्नेट सा बिहेव करेगा इवन इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दे, ठीक है। और ये चीज़ आप चाहोगे स्मॉल रहे और टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट जैसे सॉफ्ट आयरन के लिए, है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ स्मॉल चाहोगे आप क्योंकि वो तुरंत इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए, और ये चीज़ चाहोगे हाई अप फॉर परमानेंट मैग्नेट कि इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज ना हो, ठीक है। तो ये भी हाई रहेगा एज वेल एज ये भी हाई रहेगा, और यहाँ पे ये स्मॉल रहेगा और इस करस्पॉन्डिंगली ये भी, ठीक है, कोएर्सिटिविटी भी स्मॉल रहेगा, है ना। ओके, अब मैग्नेटिक बार जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशंस करता है तो उसका टाइम पीरियड ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो 2π√ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन में इसको डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए तो खाली फॉर्मूला समझ लो, और नीचे म्यू इंटू जो ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो कभी कभी वो बार अगर कंस्टेंट टू मूव हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। वो सब क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, अभी के लिए तो जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। ओके, तो ये तो आपको पता ही है, एम क्रॉस बी जो म्यू क्रॉस बी ऊपर बताए थे, माइनस म्यू डॉट बी वो भी ऊपर बताए थे, तो ये तो है। हाँ, अब बार मैग्नेट के लिए बहुत ही दूर वाले पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सियल पोजीशन पे इतना होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इतना, ठीक है। म्यू नॉट है एक्चुअली में, क्या है, अल्फा नॉट एक्चुअली में म्यू नॉट है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है एनसीईआरटी में। तो म्यू नॉट बाय एम इंटू 2π/r³ और म्यू नॉट बाय 4m इंटू आर, म्यू नॉट एम बाय 4π इंटू r³, ठीक है। ओके, मतलब ये अगर बार मैग्नेट है का मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक्सियल पोजीशन पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इन सब पोजीशन पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, वैसे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। ओके, यहाँ बोल दिया है आर शुड बी मच मच लार्जर देन लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ओके, अब ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, मतलब अब ये तो हमेशा ज़ीरो आएगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। आप बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा ज़ीरो आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व्स बनाती है। तो लाइन अगर किसी क्लोज सरफेस को एग्जिट करेगा तो एंटर भी कहीं ना कहीं से करेगा ही, ठीक है। तो नेट कंट्रीब्यूशन को ज़ीरो रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं बनाती, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हमेशा ज़ीरो नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होता है। जिस दिन हमें मैग्नेटिक मोनोपोल मिल जाएगा उस दिन ये चीज़ ट्रू नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है तो आप इसको ट्रू मान सकते हो, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 1988 से लेकर अभी तक जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे इस टॉपिक के वो पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद ए टाइम पीरियड टी, व्हाट हैपेंस टू इस पीरियड ऑफ मोशन अगर मास को क्वाड्रुपल कर दे, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या था, 2π√ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीज़ जो है रिमेन सेम इन बोथ केसेस, है ना। बोथ केस मतलब एक केस में जब मास क्वाड्रुपल नहीं है और एक केस में जब मास क्वाड्रुपल्ड है, उन दोनों केसेस की बात करूँ, ठीक है ना। तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड को तो चेंज नहीं किया, एम क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट याद रखना। एम से आप मास समझ लोगे तो एम को मैं म्यू लिखता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये, है ना। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये होता है मास इंटू जो भी है लेंथ का स्क्वायर, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो अगर आपने बार मैग्नेट का मास को 4 गुना कर दिया है
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया है कि लेंथ को चेंज करके मास को 4 गुना किया गया है, लेंथ को कांस्टेंट रख के 4 गुना किया गया है, ठीक है। तो मैं दोनों केसेस ले लेता हूँ। मैं पहले मान लेता हूँ लेंथ को चेंज नहीं कर रहे, खाली मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख सकते हो मास के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मास अगर 4 गुना हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 4 गुना हो जाएगा, अगर लेंथ कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूमिंग लेंथ टू बी कांस्टेंट, तो मास को 4 गुना करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 4 गुना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना, तो टाइम पीरियड 2 गुना, ठीक है ना। तो अज्यूमिंग, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया लेंथ के बारे में, अज्यूमिंग लेंथ टू बी कांस्टेंट मतलब सेम इन बोथ केसेस, ठीक है ना। तो अगर मास को 4 टाइम्स करे देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 4 टाइम्स हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 4 टाइम्स हुआ तो टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो जाएगा, एक्स मतलब टाइम्स, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए अगर लेंथ कांस्टेंट रखे होंगे, ठीक है। अगर लेंथ कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर तो और तरीके में हो सकता है। फिर उसके बाद आप अगर थोड़ा सोचना है तो अगर मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखे होंगे तो मास को 4 गुना करेंगे तो आपको लेंथ भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 4 गुना हो गया, ये भी 4 गुना हो गया, तो ये पूरा चीज़ 4 की पावर 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 की पावर 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड 4 की पावर 1.5 टाइम्स, यानी 4 की पावर 0.5, तो 8 गुना बढ़ जाएगा, है ना। 8 गुना वाला ऑप्शन नहीं है तो इसलिए इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी है ये थोड़ा एम्बिगुअस था, तो आप खाली जो को फर्स्ट लाइन तो आप वही समझना है जो सबसे सिंपलेस्ट उसका इंटरप्रिटेशन हो। तो मास को 4 गुना कर दे तो हाँ मास को 4 गुना कर दे, बाकी सबको कुछ भी नहीं चेंज किया, ठीक है। ठीक है, मतलब दूसरे मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया सेम लेंथ का, लेकिन मास 4 गुना है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 4 गुना बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर रूट है ना, तो टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ेगा, ठीक है। ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड चार्ज्ड कॉस्मिक रेस पार्टिकल, अब तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको मैं नहीं छूऊंगा, ठीक है। ये पहले होता होगा लेकिन अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। फॉर प्रोटेक्टिंग अ सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट शुड बी, तो इसको हम लोग रख देंगे आयरन कैन के अंदर, ठीक है ना। अब क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू ही पूरा मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगा, तो सपोज ये आयरन का कैन है, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ, ये आयरन का कैन है, मान लो ये आयरन का कैन है, इसके अंदर अब आपका इंस्ट्रूमेंट रख दो, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सेफ़ है, क्यों? क्योंकि जितने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगे वो इसके थ्रू ही पास हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे पूरा के पूरा ऐसे पास होते रहेंगे, ठीक है। ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, वो तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आयरन के थ्रू ही पास हो जाएंगे ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू ही सब पास हो जाते हैं ना, हम लोग थ्योरी में भी देखे थे, फिर से दिखा देता हूँ डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं आपको याद हो तो फेरो के थ्रू सब पास हो जाते हैं, ठीक है। आसपास नहीं रहेंगे, अगर फेरो सब्सटेंस रहेगा तो फेरो के थ्रू ही पूरा पास हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग अगर आप बचाना चाहते हो किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करो, उस इंस्ट्रूमेंट को किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ बॉक्स के अंदर रख दो, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगे उस रीजन में वो बॉक्स के मटेरियल के थ्रू पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे यहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक है। वाइट वाले जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। अ डायमेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देन, तो डायमेटिक सब्सटेंस जो होता है वो रिपेल होता है। अब इसका रीज़न हाँ, मतलब आपको बहुत सारे टीचर्स समझा सकते हैं, लेकिन इसका रीज़न सच में बोले तो किसी को नहीं पता, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 11th-12th में जितना भी अपना सिलेबस का पार्ट है उसको यूज़ करके तो इसका रीज़न नहीं दे सकते, बस आप याद कर लो कि इसलिए मैंने थ्योरी में इस पॉइंट को टच भी नहीं किया कि डायमेटिक सब्सटेंस और दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड है, फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, ये रीज़न आपको नहीं समझ में आएगा 11th-12th, ठीक है। A bar band of magnetic moment M is placed in a magnetic field of induction B, तो टॉर्क क्या होगा M क्रॉस B, ठीक है। तो डायरेक्ट आ गया। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ओके। तो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी किस मटेरियल का टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन मतलब इस इन्फॉर्मेशन को थ्योरी में तो मैंने नहीं बताया था, तो चलो इसको तब भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैंने थ्योरी में तो ये बताया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो क्यूरीज वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वहाँ पे हम लोग देख लिए थे कि एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी था, ठीक है। और वैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो एक टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर फेरो पैरामैग्नेटिक से तो बिहेव करता है, तो फेरो का भी एक्स जो है यानी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो ये तो और ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये फेराइड भी शायद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है कुछ, है ना। ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं हो सकता, मतलब यही होना चाहिए, ठीक है। तो भले थ्योरी मैंने नहीं बताया था, नहीं बताया था यानी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हो एलिमिनेशन से कि यही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। टू बार मैग्नेट्स हैविंग सेम ज्योमेट्री
with magnetic moments m and 2m are first placed in such a way such that similar poles are on the same side and then its time period of oscillation is t1. now ठीक है, तो पहले m और 2m को सिमिलर पोल्स सेम तरफ रखे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका 2m है, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू 3m, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, मतलब नेट 3m हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन t1 है और अभी दोनों को उल्टा करके रखें, तो एक को उल्टा करके रखें तो साउथ इधर नॉर्थ इधर, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो ये 2m है, ये m है, तो बेसिकली f का इक्विवेलेंटली ऐसा आएगा, ठीक है। ये m और 2m एक दूसरे को अपोज करेगा, तो इस तरफ 2m है, इस तरफ m है, ठीक है। तो नेट हो जाएगा m इस तरफ, है ना। जो भी है, ये नॉर्थ ज़्यादा है कंपेयर टू ये साउथ, तो ये इस तरफ डोमिनेट करेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ, यहाँ पे दोनों सपोर्ट कर एक दूसरे को, दोनों का सेम डायरेक्शन में फील्ड डायपोल मोमेंट है, दोनों यहाँ पे दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे घट गया, और यहाँ पे इस बार मैग्नेट को जब रख रहे हैं, बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को जब रख रहे हैं, तो उसका टाइम पीरियड t2 है, ठीक है। तो t1 t2 में क्या रिलेशन रहेगा, तो हमें पता है टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है √2π, क्या होता है अगर आपको फॉर्मूला याद हो, तो टाइम पीरियड था 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय म्यू बी, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में सेम है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी जो मास है यहाँ भी वही है, तो आई एम ये और ये दोनों सेम है इन बोथ केसेस, सेम इन बोथ केसेस, ठीक है। तो खाली म्यू पे डिपेंडेंट है, तो मतलब टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड दोनों केस में जो होगा वो म्यू के इन्वर्स रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। अब सेकंड केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, m है, और फर्स्ट केस में कितना है, 3m है, तो m और 3m, सेकंड केस में m, फर्स्ट केस में 3m, ठीक है। तो आप देख सकते हो t1 लेस देन t2 है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए है ना, t1 लेस देन t2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस एट एन एफिशिएंट विच इज प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोग तो क्यूरीज लॉ में देखे थे, ये होता था 1/t, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/t। अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूव फ्रॉम, अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल को तो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, तो रिपेलेशन के कारण इट विल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसा है मान लो, तो किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप इस पॉइंट पे अगर छोड़ोगे तो यहाँ से वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिस्पेक्टिवली, दिस इज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात हो रही है किसी एटम की, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की, है ना। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसमें मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं ज़ीरो नहीं होते, ठीक है ना। तो इसके लिए तो ये ज़ीरो नहीं होते हैं ना, तो म्यू डी इज़ नॉट ज़ीरो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। ये रुको मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो अब जो पार्ट में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो पार्ट में आपको बोला था एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, ये वाली चीज़ अगर आप पढ़ो पॉज करके अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वंस इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज ज़ीरो, ठीक है। तो ये मैं वही बोला ना, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये ज़ीरो होता है ना। मैं समझा भी दूंगा अभी रीज़न, क्योंकि मैं रीज़न सोचा तभी मुझे समझ में आ गया कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो होता है ना। अब ये क्यों होता है ये बताता हूँ मैं, ठीक है। अरे इधर कैसे होगा, हाँ ठीक है। तो डायमैग्नेट अभी पहले बताया तो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये ज़ीरो होता है, और पैरा और फेरो के लिए ये ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो पैरा और फेरो में ज़ीरो नहीं होता है, और डाया के लिए ज़ीरो होता है, तो डाया के लिए ज़ीरो वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, ठीक है, यही होगा, है ना। तो अब पैरा और फेरो के लिए ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली देखो क्या होता है, सपोज ये सब्सटेंस है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो इसके इंडिविजुअल जो एटॉमिक या मॉलिकुलर लेवल पे जो एंटिटीज़ है, इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़ीरो ज़ीरो रहता है। तो बहुत सारे ज़ीरो को जोड़ेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ये डाया है ना। पैरा के लिए भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट तो ज़ीरो रहेगा, लेकिन डायपोल्स है इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। रैंडमली ओरिएंटेड है तो नेट डायपोल मोमेंट इतने लाखों करोड़ों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं ना।
तो बहुत ही छोटे वॉल्यूम के लिए भी आप निकालोगे तो बहुत सारे वेक्टर्स मिल जाएंगे और सब रैंडमली ओरिएंटेड हो तो नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब फेरो का भी ऐसा ही होता है ना। फेरो में और एक चीज़ होता है जो डोमेन वाला प्रॉपर्टी होता है, उसके कारण नियर बाय एटम्स के डायपोल्स जो है सेम डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं, वो सिलेबस के बाहर एक्सचेंज कपलिंग वगैरह जो भी है। ये पैरा और फेरो के लिए ऐसा रहता है और डाय के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब इसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप एक्सपोज करोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इस तरफ, तो इसमें इंड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, छोटे छोटे, है ना। तो इंडक्शन हमेशा छोटा छोटा ही रहेगा, ठीक है। वैसे इसमें भी इंड्यूस होगा छोटे छोटे, है ना, इसमें भी इंड्यूस हुआ है छोटे छोटे, लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड आप रखे हो बाहर, तो इसके कारण जो ओरिजिनल डायपोल्स था पहले से जो एरोस थे वो लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन भी होंगे, तो ये लोग अलाइन भी होना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये लोग अलाइन हो रहे 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 और प्रोड्यूस बोर अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट वाला चीज़ जो है इसको डॉर्फ कर जाता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये, तो ओवरऑल ये पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। और डाया में नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा, लेकिन मतलब कम हो जाएगा ओरिजिनल से, ठीक है। लेकिन ये पैरा में और फेरो में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो बस यही था फंडा, वो आप उसको पॉज करते पढ़ते तब भी समझ में आया था, ठीक है। मैं यहाँ पे गलती से नॉट इक्वल टू लिखा था इसलिए मैं समझा दिया, नहीं तो मैं नहीं समझाता। अगर पहली बार में मैं सही लिख देता तो मैं नहीं समझाता, ठीक है। चलो अब क्यूरियस टेम्परेचर तो हमें पता है, क्यूरियस टेम्परेचर के ऊपर आप ज़्यादा हीट कर होते हो, क्यूरियस टेम्परेचर भी ऊपर चल जाते हैं तो फेरो पैरा ऐसा बिहेव करता है, तो फेरो बिकम्स पैरा, ठीक है, थ्योरी में पढ़े थे। निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो फेरो ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है, क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो पैरा ऐसा बिहेवियर दिखाएगा। A charged particle is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The magnetic moment is given by, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये एन आई ए के बराबर होता है, एन आई ए। यहाँ पे तो एक ही लूप है तो एन की वैल्यू 1, सिंपली आई इंटू हो जाएगा। अब करंट का वैल्यू होता है क्यू टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यू टाइम्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, और ये होता है एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड होता है वो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो हम देख सकते हो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट गया तो क्यू वी आर बाय 2, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इफ़ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और द साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। तो अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कहीं भी आप ले जाओ, ठीक है, और नॉर्थ या साउथ की तरफ डिपेंड नहीं करता, कहीं भी ले जाओ, इट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, ठीक है। तो इट विल बी रिपेल्ड बाय द, क्योंकि उसके अपोजिट ही इंड्यूस हो गया और रिपेल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली उसको रिपेल होने के लिए जो इंड्यूस करना है कर देगा। तो नॉर्थ की तरफ ले जाएगा तो उसमें नॉर्थ आ जाएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ की तरफ ले जाएगा तो उसमें साउथ आ जाएगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा एंड सो ऑन, है ना। बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को दूर जाना है, ठीक है, उसको रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। A bar magnet having magnetic dipole moment of this much is free to rotate in horizontal plane. हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना एग्जिस्ट, तो जो भी है मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू अ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। तो इनिशियली मान लो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही है, शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही है, ठीक है। और बाद में हम लोगों ने अभी मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है लेकिन मैग्नेटिक डायपोल को 60 डिग्री पे कर दिया, है ना। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा राइट की तरफ ही है, हम लोगों ने डायपोल मोमेंट को पहले मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग था उसके बाद 60 डिग्री पे कर दिया, ठीक है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो वर्क डन मतलब एक्सटर्नल एजेंट का कुछ नहीं बोला गया, तो मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमेशा डेल्टा यू के बराबर होता है, तो यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। तो फाइनल केस में तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस म्यू बी कॉस म्यू डॉट भी होता है ना, ठीक है, तो माइनस म्यू बी कॉस 60 और ये हो जाएगा माइनस म्यू बी कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 60 तो हो जाएगा आपका हाफ और कॉस 0 तो म्यू बी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू है दिस और इनिशियल वैल्यू दिस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर आपका आ जाएगा म्यू बी बाय 2, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 की पावर 4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 12 बाय 2 यानी 6, तो ऐसा यूनिट जूल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
अब वाइब्रेशन मैग्नोमीटर भले ही मैंने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये क्वेश्चंस करके मैं दिखाऊंगा इस टाइप के। प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन हैज़ स्मॉल, प्लेस इन मैग्नेटिक हैज़ ए स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ये मैंने बताया था थ्योरी में, तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो प्लेन जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं फिर से दिखा दूँ थ्योरी वाला पार्ट में, अगर मैं नहीं बताया तो फिर से सुन लो, अब बता दिया तो दोबारा सुन लो, नहीं बताया तो पहली बार सुन लो। ऊपर था ना टेरेस्ट्रियल वाला, हाँ ठीक है। तो जिस प्लेन में मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, और वो पॉइंट जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, है ना, वो तीनों रहेंगे, उस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। वैसे जिस प्लेन पे जोग्राफिक नॉर्थ, जोग्राफिक साउथ, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हो, या कोई पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस ले लो, उस पॉइंट का जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ को मिला के, इन तीनों पॉइंट को मिला के जो प्लेन आएगा उसको जोग्राफिक मेरिडियन। वैसे कोई पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस ले लो, उस पॉइंट को, नॉर्थ पोल को, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिला के जो प्लेन आएगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोले। मतलब बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन है जिसे मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बेसिकली वो वर्टिकल प्लेन, उस पॉइंट के थ्रू वो वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर और ये वर्टिकल वेक्टर, इनको जोड़ के जो प्लेन बनाओगे आप, मतलब इस चीज़ का जो डायगोनल वाला प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है यहाँ पे, ठीक है। उसी में आपका ये वाला वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, बस शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में वो है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा गया है, ठीक है। द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। तो अर्थ को, ठीक है, अब बेसिकली वाइब्रेशन मैग्नोमीटर ऐसा सब चीज़ होता है जिसमें वाइब्रेशन जो आता है खाली हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, ठीक है ना। तो जब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो टाइम पीरियड इतना है, अब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना कर देंगे, ठीक है, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको बोला गया है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको 24 से 18 कर देंगे तो मेरा टाइम पीरियड कितना आएगा। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या था, 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय म्यू इंटू बी, ठीक है। अब ये चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, दिस रिमेन सेम इन बोथ केसेस, खाली एक्सटर्नल फील्ड को चेंज किया जा रहा है ना, तो सेम इन बोथ केसेस, है ना। क्वेश्चन पढ़ के आपको हमेशा डिसाइड करना होगा कि कौन सा चीज़ दोनों केसेस में सेम है ना। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, क्योंकि आप रेशियो लोगे तो ये चीज़ हमेशा सेम आएगा दोनों चीज़ के लिए, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो T1/T2 इज इक्वल टू B2/B1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 18 है, फर्स्ट केस में कितना है, 24 है ना। देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा था और हार्ड लग रहा था पढ़ने में, लेकिन जो डेटा दिया गया है, भले आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो डेटा दिया गया है उससे देख के आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फर्स्ट केस का टाइम पीरियड 2 सेकंड था, सेकंड केस का हमें पता करना है 18 बाय ये 6 थी 18, 6 चौक 24, ठीक है, सॉरी ये 4 आएगा ना, तो √3/2, तो T2 हो जाएगा 4/√3 सेकेंड, ठीक है। ओके, तो 4/√3 तो 1.7, तो ऑलमोस्ट 2 सेकेंड के बराबर ये आएगा, ठीक है। देयर आर 4 लाइट वेट रॉड सैम्पल्स A, B, C, D सेपरेटली सस्पेंडेड बाय थ्रेड, अ बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैम्पल एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड, ठीक है। ए जो है वीकली फीवली मतलब वीकली रिपेल हो रहा है, मतलब पैरामैग्नेटिक से डाया हो गया। बी जो है फीवली अट्रैक्ट हुआ मतलब पैरा हो गया। सी जो है स्टॉर्लिंग अट्रैक्ट हो गया मतलब आपका सी जो है वैसा है, क्या बोलते हैं, फेरो हो गया। और डी रिमेन्स अनअफेक्टेड मतलब ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हम लोगों ने क्या बोला था, ए जो है वो आपका डाया, ये वीकली अट्रैक्टेड है तो पैरा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड तो फेरो, ये अनमैग्नेटाइज है ना, तो नॉन मैग्नेटिक टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो अब देख लो कौन सा ट्रू हो रहा है। तो सी जो है डाया है गलत, सी तो फेरो है। डी जो है फेरो है गलत, डी अनमैग्नेटाइज है। ए जो है नॉन मैग्नेटिक है गलत, ए तो डाया है। बी जो है पैरामैग्नेटिक है, सही है, ठीक है। कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू ए जियोमैग्नेटिक पोल, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अब देखो पोल की तरफ ले जा रहे हो आप, तो ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है। NG बोलते थे, तो मैं वही कहता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो नॉर्थ पोल है आपका मैग्नेट वाला और साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे, मतलब आप खुद इमेजिन करो, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे एक सर्कुलर टर्न रखे हो और उसमें जो एरो है वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है ना।
लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकता है ना, ठीक है। और नॉर्थ पोल तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है ना, तो किसी भी डायरेक्शन में रहे सब तो इक्विवेलेंट है। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको एक सर्कुलर चीज़ दूँ और बोलूँ कि नॉर्थ पोल इस तरफ है, ठीक है, तो इसमें जो एरो है इस सर्कुलर चीज़ का, जो खुद का एरो पॉइंटर है, सुई जो है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसके लिए ये डायरेक्शन तो कोई भी डायरेक्शन इक्विवेलेंट होगा ना इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रही बात, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर है ना ऑल दीज ओरिएंटेशन, वाइट एरो को मैं कैसा भी ड्रॉ करूँ ये सब के सब परपेंडिकुलर ही है इसके, ठीक है। तो इट विल रिमेन इन एरिया ओरिएंटेशन, है ना। वो एक्चुअली में तो नीचे झुकना चाहता है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो नीचे आ नहीं सकता है, इसको मतलब तोड़ के इस प्लेन को घुस के ऐसा करना पड़ेगा, ये एरो को तोड़ के इस प्लेन को ऐसा जाना होगा, लेकिन ऐसा तो जा नहीं सकता, इसी प्लेन पे रह सकता है एरो, ठीक है। तो बेसिक कारण है इट विल स्टे इन एनी पोजिशन, ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं इस स्केल को मैं वर्टिकल प्लेन में कर देता, घुमा देता, मतलब इस स्केल को मैं ऐसे कर दूँ, है ना, तब इसका एरो ऐसे पॉइंट करेगा, ठीक है, ऐसा या ऊपर की तरफ डिपेंडिंग ऑन किस तरफ इसको पॉइंट करना है ना। अभी तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूव कर सकते हैं इसलिए इसका रिस्ट्रिक्शन है, वर्टिकल हो नहीं सकता एरो, है ना, ठीक है। ओके, तो मतलब बेसिकली आप जिस टेबल में पढ़ाई कर रहे हो, अगर उस टेबल के परपेंडिकुलर आपका, अगर नॉर्थ पोल में बैठ के पढ़ाई करोगे तो टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, है ना। अब उस टेबल पे अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास रखोगे भी तो कंपास तो उसी प्लेन में मूव कर सकता है, तो किस तरफ पॉइंट करेगा, उसको तो एक्चुअली में पॉइंट करना है इस तरफ, लेकिन वो कंपास को तोड़ के, टेबल को तोड़ के तो इस तरफ पॉइंट नहीं करेगा ना, तो इट विल रिमेन इन एनी पोजिशन, ठीक है। बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर, द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पोल्स है, पोल्स के बीच का नया सेपरेशन निकालो, तो ये आपका लेंथ एल है बोला है ना, तो ये लेंथ एल है, ठीक है। अब ये आर्क ऑफ सर्कल है 60 डिग्री है ना। तो आपको पता है 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60/180 इंटू पाई रेडियन, तो पाई/3 रेडियन है, ठीक है। तो एल जो हो जाएगा वो एंगल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन इंटू रेडियस होता है ना, तो यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो वो तो हम लोग निकाल लेंगे बाद में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम लोग क्या बोलेंगे न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच का सेपरेशन अभी निकाल लेते हैं ना, यहाँ सेपरेशन ब्लू से दिखाता हूँ मैं, तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, है ना। तो ये एक्स भी तो आप ज्योमेट्री से पता है आर के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों आर आ रहे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल होगा, तो 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो एक्स इंटू एम, एम मतलब क्या, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, ये सपोज मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ प्लस एम है, ये माइनस एम है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है ना प्लस क्यू माइनस क्यू, वैसे मैग्नेटिक के लिए मान लो प्लस एम माइनस एम। वैसे मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आप ऐसा इमेजिन करोगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स इंटू एम, यही होता है ना, चार्ज की वैल्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, जैसे डायपोल के लिए करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, वैसे मैग्नेटिक डायपोल के लिए, ठीक है। ओके, और ये न्यू है ना। और ओल्ड वाला जो था, ओल्ड वाला कितना था, ओल्ड के लिए तो ये पूरा का पूरा सीधा था ना, तो ओल्ड वाले केस में तो एल इंटू एम था, ठीक है। तो इन दोनों से आप अगर रेशियो लोगे तो दिस नथिंग बट एक्स बाय एल, क्योंकि बेंड करने से आपका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोनोपोल का स्ट्रेंथ तो घटा नहीं है, खाली उनके बीच का डिस्टेंस घट गया, ठीक है। तो न्यू वैल्यू जो हो जाएगा वो एक्स बाय एल इंटू म्यू होगा, ठीक है। ओके, अब एक्स तो एक्चुअली में आर है, तो आर इज़ नथिंग बट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक्स बाय एल की वैल्यू जो है 3/पाई, उसको यहाँ यूज़ करोगे तो 3 म्यू बाय पाई, है ना। ओरिजिनल वैल्यू जो है उसको म्यू बोल रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, एम है, ठीक है। तो हो जाएगा 3m/पाई, है ना। तो इसमें मैंने ऑप्शंस यहाँ पे मैं दिया नहीं, या तो जिस बुक से मैंने लिया वहाँ पे बुक आंसर, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 3/पाई इंटू, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। या तो मैंने जिस बुक से उठाया क्वेश्चन वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, या मैंने ऑप्शन लेना भूल गया, ठीक है, जो भी है ये आंसर होगा, है ना। Following figure shows the arrangement of bar magnets in different configurations. Each magnet has magnetic dipole moment m. Which configuration has highest net magnetic dipole moment? ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ये मतलब चारों केस में किसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो एरोज के टर्म्स में आप सोचो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको पता है, इधर से इधर रहेगा, इधर से इधर, तो इन दोनों का नेट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, नेट ऐसा आएगा, है ना। तो ये एम है, ये एम है, तो नेट क्या हो जाएगा √2m, ठीक है। यहाँ पे भी ये एम उल्टा ड्रॉ कर दिया, ये एम
ये m, तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट यहाँ पे √2m, यहाँ पे 2m है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो m और m दोनों के बीच में 30 डिग्री है, तो ऑफकोर्स 90 वाले केस से ज़्यादा आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे भी इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, तो सबसे ज़्यादा पूछा है ना, तो हाईएस्ट तो यही रहेगा, ठीक है। बेसिकली दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड का रिजल्ट सबसे ज़्यादा आएगा, तो 2 वाला सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको आप रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ये m² प्लस m² प्लस 2mm cos 30, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी आप देखोगे दिस इज लेस देन 2m, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डाया ओनली। Bar magnet is hung by a thin cotton thread in a horizontal uniform field and it is in equilibrium state. Energy required to rotate it by 6, तो equilibrium state में है मतलब 0 डिग्री है ना। equilibrium state मतलब इनिशियली 0 डिग्री और फाइनली तो हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो इनिशियल एंगल इतना है, फाइनल एंगल इतना है, ठीक है। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन द न्यू पोजीशन, मतलब इस पोजीशन में कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। ओके, तो इस पोजीशन में टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, म्यू बी साइन थीटा, है ना। तो फाइनल पोजीशन में टॉर्क का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो म्यू को तो म्यू रहने दो और साइन 60, ठीक है। तो √3 म्यू बी बाय 2r है ना। अब आंसर जो डब्ल्यू के टर्म्स में, तो पहले डब्ल्यू लिखेंगे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्रीज डब्ल्यू, ओके बाय 60 डिग्री रोटेट किए ना, ठीक है। तो पहले किस, हाँ इक्विलिब्रियम स्टेट, तो मैंने इसको ड्रॉ करके भी दिखाया था क्योंकि मैं कंफ्यूज हुआ हूँ भी। तो पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब म्यू और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, और बाद में म्यू जो है बी से 60 डिग्री पे, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो वर्क हुआ है वो अगर निकाले तो वर्क तो हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर, तो यू एफ माइनस यू आई। तो फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी म्यू बी cos 60, और इनिशियल स्टेट में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है ना, तो माइनस म्यू बी cos 60, इनिशियल स्टेज में माइनस म्यू बी cos 0, ठीक है। तो ये म्यू बी बाय 2 हो जाएगा, है ना, माइनस म्यू बी बाय 2 प्लस म्यू बी बाय 2, तो डब्ल्यू का वैल्यू म्यू बी बाय 2 है, ठीक है ना। तो म्यू बी एक्चुअली में 2w के बराबर है, तो म्यू बी या म्यू बी बाय 2 की वैल्यू w के बराबर है, ठीक है। म्यू बी बाय 2 की वैल्यू w के बराबर है, तो √3 w, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। A 250 ton rectangular coil of length इतना and width इतना carries a current of इतना and is subjected to a magnetic field of इतना. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque, ठीक है। तो अब against the torque मतलब क्या है, पहले पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड खेलाऊंगा था, फिर बाद में, तो अगेंस्ट द टॉर्क का मतलब यही हो जाएगा कि पहले इनिशियल 0 था और फाइनल जो है वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब यही है कि इनिशियली 0 था, फाइनली 180 है ना। 180 डिग्री बोल दिया, इससे फाइनली तो उतना ही होना चाहिए, इनिशियली जो है पूरा का पूरा, मतलब अगेंस्ट द टॉर्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क लगाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट करना चाहता है, तो उसके 180 डिग्री अपोजिट हम लोग रोटेट किए, ठीक है। ठीक है, तो वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, तो वर्क डन तो डेल्टा यू के बराबर होता है, ठीक है, यू एफ माइनस यू आई। तो फाइनल स्टेट में तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू बी कॉस 180 डिग्री है, और इनिशियल स्टेट में माइनस म्यू बी कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा म्यू बी, और ये हो जाएगा माइनस म्यू बी प्लस म्यू बी, तो बेसिकली 2 म्यू बी, ठीक है। तो वर्क 2 म्यू बी के बराबर है ना। तो वर्क का वैल्यू 2 म्यू बी आया, तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पे। वर्क तो आपका आ गया 2 म्यू बी, म्यू हो जाएगा NIA, ठीक है। बस अब इसमें n की वैल्यू हम लोग 250 पुट करेंगे। करंट फ्लो हो रहा है 85 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2.1 इंटू 1.25, तो 2.1 सेंटीमीटर में 1.25 भी सेंटीमीटर में, तो दोनों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², 10⁻², तो 2 बार। और मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.85, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। म्यू में दिया हुआ तो 10⁻⁻6 को अलग रख के बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 94.8 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ रहा है, ठीक है। मेरा 94 पॉइंट आया है, तो इसका 9.1 से तो मैच करेगा, लेकिन सॉरी मेरे कैलकुलेशन एरर था।
तो ये एक्चुअली में आ रहा है 94,828.125, ठीक है। ये इंटू 10⁻⁻6 है ना, इतना जूल। तो माइक्रो में तो इतना ही हो जाएगा 94,000 इतना, ठीक है। तो ये 0.94, अगर आपको इसको कंबाइन करके लिखना है तो 94,000 समथिंग माइक्रो लिखना होगा ना। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? ओके, 10⁻⁻4 भी है ना। ओके, तो 1 2 3 4, हाँ 9.4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 9.4 इंटू 10⁻⁻6, 1 2 3 4, हाँ तो ये ए से मैच करा, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन एरर था, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। If θ1 and θ2 be the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other, then the true angle of dip is okay। यही एक क्वेश्चन है जो अभी तक अच्छा पूछा गया इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 in 10-20 ईयर्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख ही सकते हो 1988 से लेकर अभी तक में एक ही बार ऐसा पूछा गया है इस टाइप का, ठीक है। तो अब देखो अपेरेंट एंगल का मतलब क्या रहेगा। अब अगर एक्चुअल में ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में, इसी वर्टिकल प्लेन में है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन पे है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ठीक है। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही है ना। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। लेकिन आपने अपने कंपास को या जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिप मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को इस प्लेन के अलॉन्ग नहीं रखा है, किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन में रखा है, ठीक है। तो अगर इस प्लेन पे रखते तो इंस्ट्रूमेंट आपको ये वाला डिप एंगल मेजर करके बताता है ना, ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है, ठीक है, जिसको ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा बोल रहे हैं। तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल से इतना जितना एंगल नीचे होता है उसको डिप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ अगर जो प्लेन आप बनाओगे वो ऐसा है, ये दूसरा वाला प्लेन है, ये कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन है ना, ठीक है, कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन है ना। और इस प्लेन पे भी आप देखोगे तो ये वाला जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो वही आने वाला है, वी भी वही आएगा, ठीक है। और ये बी एच था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल आएगा ये बी एच का भी कॉम्पोनेंट आ जाएगा। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ बी एच का कितना एंगल आएगा, आप अगर देखोगे तो एक्चुअली में ये बी एच कॉस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअल में जितना ही मैग्नेटिक फील्ड था उसको आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ दिया। वर्टिकल वाला पार्ट तो मैच करेगा इस प्लेन के लिए और इस प्लेन के लिए, क्योंकि दोनों में ये वाला लाइन कॉमन है, तो वर्टिकल वाला तो वही रहेगा उस प्लेन के लिए भी, पर्पल वाले प्लेन के लिए, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा तो नहीं आएगा, इसका कॉम्पोनेंट आएगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो बी एच का कॉस अल्फा आएगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस वर्टिकल प्लेन में, पर्पल वाले वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है बी एच कॉस अल्फा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वी बी, ठीक है। तो अगर पर्पल वाला प्लेन का खाली बात करें, सिर्फ पर्पल वाले प्लेन का बात कर रहा हूँ मैं भी, तो ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ पर्पल वाले प्लेन का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पर्पल वाले प्लेन के लिए हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी एच कॉस अल्फा है और वर्टिकल फील्ड जो है वी बी है। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा ऐसा आएगा, ठीक है। तो यही आपका एंगल ऑफ डिप हो जाएगा, है ना, क्योंकि पर्पल वाले प्लेन के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है वो ऐसा ऐसा, तो नेट ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कुछ है ना जो भी है। तो ये आपका डिप एपरेंट हो जाएगा। तो एपरेंट है ये थीटा एपरेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टैन ऑफ थीटा एपरेंट, टैन थीटा निकालेंगे तो दिस बाय दिस, यानी वी बी बाय बी एच कॉस अल्फा, ठीक है ना। और यहाँ पे टैन थीटा निकालते हैं आप, टैन थीटा निकालेंगे तो वी बी बाय, तो यहाँ पे अगर आप टैन थीटा निकालोगे तो टैन थीटा आप देख सकते हो दिस बाय दिस, तो वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल सिंपली वी बी बाय बी एच, ठीक है ना, समझ में आई बात। ओके, तो आपको क्या बोला गया था, थीटा 1 थीटा 2 है अपेरेंट एंगल्स ऑफ डिप इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स, ठीक है। ओके, अब दो वर्टिकल प्लेन्स है दोनों राइट एंगल्स में, ठीक है, टू ईच अदर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक केस में जो भी अल्फा होगा दूसरे केस में अल्फा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा हो जाएगी, समझ में आई बात। जैसे 3 वर्टिकल प्लेन्स है, मैं तीनों का खाली टॉप पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये वर्टिकल प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। चलो अब एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो मैं दिखाऊँ, है ना, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है मान लो, ठीक है, जिसके लिए ट्रू एंगल ऑफ डिप का वैल्यू दिया हुआ है थीटा, और इसके लिए अपेरेंट वैल्यू दिया हुआ है थीटा 1, इसके लिए अपेरेंट दिया हुआ है थीटा 2। तो ये जो ना फॉल्स प्लेन्स के बीच का एंगल तो 90 डिग्री क्वेश्चन ने बोल दिया ना।
तो एक के लिए अल्फ़ा जो भी आएगा दूसरे के लिए अल्फ़ा कितना आएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो बस अब ये वाला चीज़ अगर 2 बार आप लगाओगे, यही फॉर्मूला आप 2 प्लेन्स के लिए एक एक बार लगाओगे, तो पहले प्लेन के लिए tan थीटा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी वी बाय बी एच कॉस अल्फ़ा, और दूसरे प्लेन के लिए tan थीटा 2 इज इक्वल टू वी वी बाय बी एच कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। तो वी वी बाय बी एच इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से कॉस वाला का वैल्यू निकालो, यहाँ से साइन अल्फ़ा का वैल्यू निकालो, दोनों का स्क्वायर का सम तो 1 होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ से आप देखोगे तो वी वी बाय बी एच इंटू टैन थीटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे साइन अल्फ़ा आप यहाँ से देखोगे, साइन अल्फ़ा का वैल्यू तो बी एच बाय सॉरी साइन अल्फ़ा को उधर लेते जाओ, तो वी वी बाय बी एच टैन अल्फ़ा 2 टैन थीटा 2 सॉरी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 कॉस अल्फ़ा 1 होना चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म, तो वी वी बाय बी एच तो कॉमन है, ठीक है। तो 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है ना। अब वी वी बाई बी एच का वैल्यू तो हमें पता है, वी वी बाई बी एच क्या था, टैन थीटा था, है ना। तो वी वी बाई बी एच क्या है, खुद टैन थीटा है, तो ऊपर हो जाके उस तरफ हो के 1 बाय टैन थीटा हो जाए, तो सॉरी इज इक्वल टू 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको कॉट में 1 बाय टैन को कॉट लिखो, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है ना, ओके। अब अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने बहुत हाई फाई कर दिया है, तो इसको आप छोटे में भी कर सकते थे, अलजेब्रा थोड़ा कम कर सकते थे, शुरू में ही रियलाइज़ कर लेते कि एक्चुअली में वी वी बाई बी एच जो था वो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये टैन थीटा बाय कॉस अल्फा है, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा या इसमें इसे लंबा लग रहा है, तो इसको मिटा के मैं छोटे तरीके से बताता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, खाली अलजेब्रा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया था ना। तो इसको मैं अभी शॉर्ट में लिखूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ ये कॉस अल्फ़ा जो है, ठीक है, ये आपका टैन थीटा बाय टैन थीटा 1 है। वैसे दूसरे के लिए टैन थीटा बाय टैन थीटा 2 है, ठीक है। साइन अल्फ़ा इतना है, कॉस अल्फ़ा इतना है ना, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम 1 कर लो, तो टैन थीटा बाय टैन थीटा 1 का स्क्वायर प्लस टैन थीटा बाय टैन थीटा 2 का स्क्वायर, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ ए electromagnetic. When the current in the electromagnetic is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence the rod gains gravitational potential energy. The work required to do it comes from करंट के कारण ही तो आया है, ठीक है। आपने करंट ऑन किया है ना, तो करंट ऑन किया तो बेसिकली आपने बैटरी से एनर्जी सप्लाई किया है, ठीक है ना। तो वही एनर्जी तो कन्वर्ट हुआ होगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सिंपली आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से डायमैग्नेटिक रॉड जो पुश अप हुआ है और वो मैग्नेटिक पोटेंशियल मतलब सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी गेन किया है, जो भी हाइट गेन किया है यानी पोटेंशियल जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गेन किया है, वो एनर्जी किसके एक्सपेंस में आया होगा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट नहीं, करंट सोर्स बोलना चाहिए डायरेक्टली, मैं इंड्यूस्ड करंट क्यों बोल रहा हूँ, करंट सोर्स है ना, ठीक है। जो भी करंट का सोर्स होगा उससे आया होगा। आपको और समझना है तो बेसिकली ये समझो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स होते हैं उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्यों आएगा, क्योंकि उसका सोर्स क्या है, करंट है ना। तो वो करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ एनर्जी स्टोर होता है ना। तो करंट का जो एनर्जी है बैटरी से आया, ठीक है। करंट तो बैटरी के केमिकल एनर्जी से आया जो भी है, तो बेसिकली बैटरी का केमिकल एनर्जी बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी। तो बैटरी का केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में, ठीक है, जो भी करंट के सोर्स से आया यानी बैटरी से आया है। द रिलेशन बिटवीन द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को एच बोला जा रहा है, वर्टिकल को वी बोला जा रहा है और डिप को, ठीक है। तो हमें पता है ये अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल इसका एच है और वर्टिकल वी है, ठीक है, ये नेट है। तो ये तो एंगल ऑफ डिप होता है ना। तो अगर नेट को मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो बी को किसी और सिंबल में लिखते हैं क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन में बी मेंशन नहीं है, ठीक है, खाली एच है ना। ओके, टोटल को बी बोला जा रहा है, ठीक है, बी है ना। तो आप देख सकते हो बी कॉस डेल्टा एच के बराबर है, बी साइन डेल्टा बी के बराबर है, ठीक है। तो देख लो किससे मैच कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल तो इसके बराबर गलत, वर्टिकल तो साइन के बराबर है, ये साइन के बराबर है, कॉस के बराबर है, सही है, वर्टिकल वाला साइन हॉरिजॉन्टल वाला कॉस, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज 25 डिग्री पॉजिटिव में, एट पॉइंट बी ऑन अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप -25 डिग्री। तो वी कैन इंटरप्रेट दैट। ओके, तो इस सदन में ये थोड़ा ज्योग्राफी का बात हो जा रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका अर्थ है मान लो, और इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये जोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। ओके, अब इसे 11.3 डिग्री पे आपका मैग्नेट वाला एक्सिस है ना, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट रखोगे तो उसका नॉर्थ पोल इसको पॉइंट करेगा, है ना। नॉर्थ पोल एक्चुअली में यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो अर्थ के अंदर जो आप मैग्नेट को अजूम करोगे या इमेजिन करोगे, एक्चुअली में उसका साउथ यहाँ पे होगा, ठीक है। ये अजूम्ड मैग्नेट है अर्थ के अंदर, अजूम्ड बार मैग्नेट, और इसका नॉर्थ यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तभी तो आप यहाँ पे बार मैग्नेट रखोगे तो उसका नॉर्थ इसके तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ जिस एंड को पॉइंट करता है उस एंड को हम लोग नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, वैसे इसको मैग्नेटिक साउथ पोल, जो भी है, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे तो ऐसे होता है, ये आपका जोग्राफिकल है ना जी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है ऐसे, ठीक है। तो अर्थ के बाहर में कुछ ऐसा रहेगा, है ना, और ऐसे देखना है तो कुछ ऐसा, ठीक है। और अंदर में साउथ से नॉर्थ का जो भी ऐसा ऐसा एरोज रहता है, ठीक है ना। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के तरफ है, ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर, है ना। ओके, तो ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डिप देखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल से ऊपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिप एक्चुअल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे डिप नेगेटिव है, तो सावधान हेमिस्फीयर में डिप नेगेटिव होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली में ये डिप कर रहा है इनटू द सरफेस आ रहा है, तो एक्चुअली में आप मैग्नेटिक फील्ड जो डिप है, डिप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इमेजिन करो यहाँ पे ये एरो में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा है, ठीक है। ये इनटू अर्थ के अंदर जा रहा है और यहाँ पे अर्थ के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल डिप है, तो यहाँ पे डिप पॉजिटिव है, इट इज़ एक्चुअली गोइंग इनटू द अर्थ, तो यहाँ पे डिप पॉजिटिव है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप पॉजिटिव है और सदर्न हेमिस्फीयर में डिप नेगेटिव है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो डिप जहाँ पे पॉजिटिव है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ए जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए, तो ए मस्ट बी ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिप मतलब याद रखना, तो डिप पॉजिटिव है जहाँ पे बी गोइंग इनटू अर्थ, ठीक है, और डिप नेगेटिव होगा जहाँ पे बी कमिंग आउट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे पॉजिटिव है, मतलब वहाँ पे एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर जा रहा होगा क्योंकि डिप पॉजिटिव है, क्योंकि डिप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से नीचे, ठीक है, यानी अंदर अर्थ के अंदर जा रहा है ना। हॉरिजॉन्टल से ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे नेगेटिव वहाँ अर्थ से ऊपर निकलो, तो ऊपर जहाँ पे निकलेगा नेगेटिव, अंदर जहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव है, सदर्न हेमिस्फीयर में नेगेटिव है, तो जहाँ पे पॉजिटिव है वो पॉइंट नॉर्दर्न में होगा, जहाँ पे नेगेटिव है वो सदर्न में होगा, ठीक है। आयरन रॉड ऑफ मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इतना है, सब्जेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इतना, परमिएबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो परमिएबिलिटी तो म्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू आर होता है 1+x, ठीक है। 1+x करेंगे तो 1+ इतना यानी 600, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁵ 24 पाई, तो
ये क्या हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4। अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा। 2.4 पाई, हाँ है तो डी से 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। अ वायर ऑफ लेंथ एल मीटर कैरिंग अ करंट आई इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो वायर का लेंथ एल है, करंट उसमें आई फ्लो हो रहा है, उसको बेंड किए इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ठीक है। तो वायर का लेंथ एल है, करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है और इसको सर्कल का शेप दे दिए। ठीक है। तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो ऐसा होना चाहिए सच दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मस्ट बी इक्वल टू एल। ठीक है। ओके, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, मान लो, है ना। अब जो आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा आई इंटू एरिया। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे, आर की वैल्यू है L/2 पाई, तो उसको यूज़ करो L/2 पाई, L/2 पाई। ठीक है, इंटू पाई भी है, तो आई इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ऑप्शन डी। ठीक है। A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle and in the shape of a square। दोनों का साइड A है। ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो किस पे आएगा वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है डिफरेंट रहेगा। अब सरकमफ्रेंस इतना है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है ये 3A होता है। ठीक है। तो 3A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी इक्वल टू, ऐसा कितने टर्न्स आएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए? टोटल लेंथ है 12A, तो नंबर ऑफ टर्न्स इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होना चाहिए? 4। वैसे स्क्वायर है ए का, तो एक स्क्वायर का सरकमफ्रेंस हो गया 4A, तो ऐसे कितने स्क्वायर चाहिए होंगे 12A का लेंथ ऑफ वायर कवर करने के लिए? 3। ठीक है। तो N1 N2 का वैल्यू मिल गया। तो म्यू का वैल्यू अगर आपको μ1/μ2 करेंगे तो N1/N2, करंट तो दोनों के इसमें सेम है A1/A2। ठीक है। तो μ1/μ2 N1/N2 A1/A2, एरिया डिफरेंट रहेगा लेकिन करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो N1/N2 तो 4/3 है। एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया कितना होगा? तो √3/4A²। एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4A², याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। और सेकंड केस का एरिया आपका हो जाएगा A², है ना। तो A² कट गया, 4 कट गया, तो 1/√3। ठीक है। ओके, तो रेशियो 1/√3 आना चाहिए। तो वैसा रेशियो सिर्फ इसमें आ रहा है ना, दिस बाय दिस करेंगे तो 1/√3 आएगा, है ना। बाकी किसी में इसमें रेशियो देखेंगे तो 3 आ रहा है, इसमें रेशियो देखेंगे तो 3/4 आ रहा है, इसमें रेशियो देखेंगे तो 4/3 आ रहा है। ठीक है। तो यही करेक्ट होना चाहिए। वैसे आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते थे। N1 निकाल लिए, करंट पता है, एरिया पता है, तो निकाल लो। ठीक है। तो μ1 अगर आपको इंडिविजुअली निकालना था तो N1 A1 आई, N1 तो आपको पता है 4 था, एरिया तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के √3/4A² होता है और करंट ए है। ठीक है। तो ये आप देखोगे √3IA², इससे भी आ जाएगा। ठीक है। तो 2022 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ओके, लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। कमेंट में बताना लेक्चर कैसा लगा। तो जो चीज़ अच्छी लगी वो भी कमेंट में बताना, जो चीज़ ख़राब लगी वो भी कमेंट में बताना। फ्यूचर वीडियोस उससे अच्छे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन बाय।